देखिए, तो पिछले दिन हम लोग ने क्या किया था, पिछले दिन हमने क्या किया था, एंगुलर का एप्लीकेशन को क्रिएट करके उसका हमने फ्लो को देखा था कि हमारा एप्लीकेशन मतलब उसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, एंगुलर यूज क्यों कर रहे हैं, अगर हम विदाउट एंगुलर चलते हैं तो क्या मेरिट डीमेरिट जो भी चीज़ें हमने एक ओवरव्यू टाइप से समझा था। आज हम उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या नीड है और किस फोल्डर का क्या पर्पस है। लाइक अगर आप HTML के केस में जाते हैं तो क्या होता है कि जब अभी तक हम लोग जो भी HTML CSS कर रहे थे उसमें हमें कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब जस्ट नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, HTML फाइल क्रिएट करते थे, जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल, हमारा काम हो गया। बट एंगुलर के केस में ऐसा नहीं है। एंगुलर के केस में क्या है कि आपके पास बहुत सारा फोल्डर होता है, वो हमें समझना कंपलसरी है। सबसे पहले हम VS कोड पे ना देखेंगे, बल्कि हम इसके जहाँ पर प्रोजेक्ट है उस लोकेशन पे जाके मैं इसको ओपन करता हूँ। रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर। ओके, सबसे फर्स्ट में आपको डॉट एंगुलर ये सबसे नहीं मतलब है, डॉट VS कोड ये सब कुछ एक्सटेंशन है, इससे हमें नहीं मतलब है। मेन अब आते हैं नोड मॉड्यूल्स। कोई भी एप्लीकेशन जो भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, उसे रन करने के लिए आपके पास हर हाल में नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होना चाहिए। आपके पास अगर नोट है, पेपर पेन है, लिखते जाइए। नोड मॉड्यूल जो है आपको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, नोड बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए नोड मॉड्यूल्स कंपलसरी है। विदाउट नोड मॉड्यूल्स रन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास HTML का फाइल आप बना रहे हैं सपोज, तो आप क्या कीजिएगा, .html एक्सटेंशन आपके पास होना कंपलसरी है, नहीं तो वो रन नहीं करेगा। सेम उसी टाइप से कोई भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन जितना भी है सारे में नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होना कंपलसरी है। तो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आता कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आता कैसे है? NMP सर, क्या npm पैकेज। ओके, npm installs, npm इंस्टॉल जब हम करते हैं तो हमारा ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जनरेट होता है, ठीक है। सेकंड चीज, जब आप नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को आप ओपन करते हैं इसके अंदर बहुत है, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारा लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो हम कहते हैं या हमारा लाइब्रेरी है, वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। इसके बारे में हमें जानने से मतलब नहीं है, इसके अंदर से नहीं मतलब है, हमें मतलब है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के बारे में, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्या करता है, ये सारा पैकेज को, लाइब्रेरी को इंस्टॉल रखता है जो आपके प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स, अगर आप इंटरव्यू में जब जाते हैं नोड मॉड्यूल्स पूछता है, नोड मॉड्यूल का मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी को यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा हुआ नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स आएगा कैसे, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज होता है तो नोड मॉड्यूल्स हम npm इंस्टॉल या सेकंड कमांड क्या है, npm इंस्टॉल या एक और कमांड है अपडेट, npm अपडेट, ये दोनों के हेल्प से आपको नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं SRC को हम लास्ट में आते हैं, उससे पहले दूसरे फोल्डर पे चलते हैं। ब्राउजर लिस्ट ये सबसे नहीं मतलब है। यहाँ पे एक फाइल है, वेट मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक फोल्डर है git ignore, ओके। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाइएगा, इवन आप HTML का भी बना रहे हैं, वहां भी आपको ये फोल्डर मिलेगा git ignore। git ignore करता क्या है, git ignore एंगुलर का नहीं है, ठीक है। ये जो git ignore है ये git का है। git मतलब जो हम लोग प्रोजेक्ट को रखते हैं। तो git ignore के अंदर क्या होता है, वो फाइल रहता है, सॉरी उसका एड्रेस रहता है जिस फाइल को git करते टाइम, git इन द सेंस पुश करते टाइम हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर है, मैं जैसे आप शुरू में आप हम लोग डिस्कस किए थे कि नोड मॉड्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, कभी प्रोजेक्ट जब शेयर कर रहे हैं तो नोड मॉड्यूल्स को हम शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स हमारा ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल से, तो हम फिर इसे शेयर करने क्यों जाएं, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन तो जब आप गिट कर रहे हैं, आप एक देखिए जाकर गिट जब आप किए हैं, अभी तक जो भी गिट हम लोग पुश किए हैं या आपने पुल लिया हो, तो
आप स्टूडेंट फोल्डर में अगर जाइएगा, आप अपना फोल्डर छोड़ के किसी दूसरे फोल्डर में जब जाइएगा, मान लीजिए मैं ओपन करता हूँ कोई फोल्डर, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी ने कोड पुश किया तो git ignore के अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर का पाथ डाला हुआ है, ठीक है। इसीलिए git पुश करते टाइम ये फोल्डर, जिस भी फोल्डर को हम लोग वहाँ git ignore में डाल देंगे वो इग्नोर हो जाएगा, उसे वो क्या करेगा, git करते टाइम नहीं लेगा। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है विजुअल स्टूडियो का जितना भी फोल्डर बन रहा है .vs कोड एक्सटेंशन इग्नोर कर दिया गया, उसे मीन्स वो पुश नहीं होगा, उसका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए .angular फोल्डर के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे .dist .temp यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए नोड मॉड्यूल्स। तो ये जितना भी यहाँ डाला गया है ये क्या करेगा, आपको ये सारा फोल्डर जो है इग्नोर कर देगा। मीन्स जब आप गिट पुश करते हैं तो ये फोल्डर नहीं जाएगा, ये सारा फाइल हो फोल्डर हो ये सारा नहीं जाएगा, क्योंकि ये यूजफुल नहीं है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा गिट इग्नोर के बारे में। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं गिट पे, मतलब आपने कॉन्फ़िगर किया, आपके पास वहाँ गिट इग्नोर नाम का फोल्डर रहेगा। अगर सपोज नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, आपको एक चीज दिख रहा है, हम लोग जो फाइल बनाते हैं ना कोई भी, तो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन डालते हैं, ठीक है। बट गिट इग्नोर के केस में क्या है, एक्सटेंशन मीन सॉरी डॉट एक्सटेंशन के रूप में देखा जाए तो गिट इग्नोर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फाइल नेम नहीं लिखा हुआ है। जनरली हम लोग जब फाइल नेम बनाते हैं तो index.html लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉट इंडेक्स हटा के डॉट लिखा हुआ है, डॉट के बाद गिट इग्नोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी मैनुअली भी अगर आप फाइल क्रिएट करते हैं तो आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने कितना को डिस्कस किया, नोड मॉड्यूल डिस्कस हुआ, गिट इग्नोर, दो। ये दोनों में कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, कोई भी डाउट ये दोनों में? नो सर। ओके, सो एक बार यहाँ देखते हैं। सो नोड मॉड्यूल्स क्या है, जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा। सो नोड मॉड्यूल जब आप ओपन करते हैं इसके अंदर पूरा फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर एक्चुअली क्या है, तो डिपेंडेंसी है जो आपके प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्पफुल होता है। देखिए ये जितना भी हम लोग जा रहे हैं, दिखने के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बट इंटरव्यू में इसका एक एक चीज को पूछता है वो, ठीक है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब आते हैं SRC पे। सो SRC में अगर आप जाइएगा तो SRC आपके प्रोजेक्ट लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मीन जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम हम करेंगे वो सब हमारा SRC के अंदर रहेगा। SRC के अंदर अगर आप जाइएगा तो बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा, उसे हम लोग नहीं जा रहे हैं फिलहाल, हम जस्ट SRC फोल्डर पे मतलब जा रहे हैं ओवरव्यू पे। तो SRC क्या करेगा, आपका प्रोजेक्ट लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ही आपको सारा काम करना है, ठीक है। इस पे हम आएंगे बाद में फिर से। नेक्स्ट आते हैं एंगुलर जेसन। एंगुलर जेसन क्या करता है, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे मिलेगा कि आपका मान लीजिए कि किस पोर्ट पे आपको एप्लीकेशन रन होना है, एसेट फोल्डर हो, कौन सा फाइल आपका सबसे फर्स्ट फाइल लोड होगा, मीन्स आप कहिए कि पूरे प्रोजेक्ट का जो सेटअप एक तरह से होगा वो यहाँ पे आपको रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है एसेट नाम का फोल्डर, नेक्स्ट CSS के रूप में style.css, ठीक है, जो आपका यहाँ पे CSS है। फिर नीचे स्क्रिप्ट में हम जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर jQuery का डाल सकते हैं। नीचे आप जाइए कि जब आपका फाइल जब बनेगा प्रोडक्शन लेवल पे, तो प्रोडक्शन में फाइल का साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम जो वार्निंग मिलेगा 500 KB पे, और मैक्सिमम एरर जो अगर 1 MB का साइज बन गया फाइल आपका तो 1 MB में क्या होगा, एरर आ जाएगा, ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट ये रहा, मतलब यहाँ पे हम सारा को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आपका इन्वायरमेंट जो है environment.ts, environment prod, ये सब क्या है हम लोग देखेंगे इसको बाद में। फिर नीचे आप आइए तो देखिए कोई भी जब आप HTML का प्रोजेक्ट बना रहे थे तो वहाँ पे कोई बिल्ड नाम का चीज़ नहीं होती है। आपने क्या किया, जस्ट कॉपी किया, होस्टिंग कर दिया। होस्टिंग मतलब जो हम लोग नेटलीफाई पे अपलोड कर रहे थे, हमारा वेबसाइट लाइव हो जा रहा था, बट यहाँ पे वो केस नहीं होता है। यहाँ पे केस आपको दूसरा होता है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके वो डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, तब जाकर वो रन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है
बहुत सारा, मतलब ये क्या है, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट का हमारा सेटअप यहाँ रहता है, कॉन्फ़िगरेशन को ये कंटेन करता है इस फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर हमारा रिक्वायर्ड है किस पर्पस पे, प्रोजेक्ट लेवल पे। आपको याद होगा जब आप प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे, एनजी सर्व किए होंगे, वहाँ पे एक पूछा जा रहा था आपसे कि वुड यू लाइक टू शेयर एनालिटिक्स टू द गूगल, समथिंग ऐसा कुछ आ रहा था, जहाँ पे हमने ट्रू या फॉल्स किया था, वो यही यहाँ पे जाकर ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। सो angular.json ये क्या कर रहा है, इट कंटेन्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट। इट हैज द, इसके पास क्या क्या है, प्रोजेक्ट का नेम है, रूट डायरेक्टरी है, सोर्स फोल्डर है, कंटेन ऑल द कंपोनेंट सर्विसेज, जो भी चीज है ये सबको कंटेन करेगा। सेकंड चीज, हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन जो होता है वो कितने नंबर पर चलता है, पोर्ट नंबर क्या रहता है उसका, 4200। हम लोग ने पिछले दिन देखा था कि हम लोग ये पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पोर्ट चेंज कैसे होगा, तो पोर्ट अगर आपको चेंज करना है ना, तो एक ऑप्शन क्या आता है कि जब आप रन करते हैं तो आपसे वहाँ पे यस या नो का ऑप्शन देता है, उसके हेल्प से पोर्ट चेंज कर सकते हैं। बट सेकंड चीज, मान के चलिए कि आप प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट हो, ये दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ कम्युनिकेट होना है, मतलब एक ही साथ दोनों प्रोजेक्ट रन करना कंपलसरी है हमारा। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट 1 है जो क्या कर रहा है, आपका डेटा दे रहा है। सपोज दैट हम लाइव चलते हैं कि कोई हमारा मीन्स लाइक लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो हमारा एप्लीकेशन है, जैसे यूट्यूब पे आप जिसे स्ट्रीम कर रहे हैं वीडियो, उसी टाइप से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो एक जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए स्काइप की तरह, कि जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आप वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रीम हो रहा है एक एप्लीकेशन से। और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, उस पर कंज्यूमर है, मतलब यूजर है, जो क्या कर रहा है, उस वीडियो को यूज कर रहा है, मतलब देखने जा रहा है। तो सेकंड ले लेते हैं यूजर एंड। अब एक चीज सोचिए, जब आप अगर अपने एप्लीकेशन पे लाइव स्ट्रीम किया, तो जब आप लाइव कर रहे हैं तो उसी टाइम ये यूजर देख सकता है ना। उसके बाद को तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर डेटाबेस में सेव है तो ठीक है, बट हमारे पास डेटाबेस वगैरह कोई वैसा सीन नहीं है। सीन ये है कि जब यूजर लाइव किया है उसी टाइम आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा सीन है। तो क्या लगता है, ये दोनों एप्लीकेशन को एक साथ रन होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक साथ रन होना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ये जो एप्लीकेशन है, ये दोनों 2 एप्लीकेशन है, सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन बना हुआ है। तो होगा क्या, मान लीजिए आप अपने लोकल सिस्टम में ही दोनों को रन करा दिए, तो एंगुलर का अगर ये एप्लीकेशन है तो आपको तो एक ही पोर्ट मिलेगा ना, 4200। अगर सेकेंड एप्लीकेशन को आप रन कीजिएगा तो फिर ये 4200 ऑलरेडी चल रहा है, आपको वार्निंग मिल जाएगा यूज डे, ठीक है। तो आपको पोर्ट चेंज करने बोला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेकेंड एप्लीकेशन को हमें बार बार रन कराना है, तो बार बार कितना बार आप पोर्ट चेंज करते रहिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाकर उसके सेटिंग में जाके फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने 4200 पे रन कर दिया, सेकंड एप्लीकेशन को हमने किसी पोर्ट पे रन कर दिया 4201 पे, ठीक है। अब क्या होगा, आप जैसे ही एनजी सर्व कीजिएगा, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो 4200 पे चलेगा, सेकंड एप्लीकेशन जो है 4201 पे चलेगा। मतलब अब इसके पास पोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये चेंजेस हम लोग करते कैसे हैं, तो ये चेंजेस के लिए यहाँ पे कोड आपको दिखा हुआ है, ऑप्शन में जाइए, पोर्ट नंबर में जाइए, और ये कहाँ पर है, सर्व के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, वेयर वी कैन चेंज डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। कहाँ पे करेंगे, इनसाइड एंगुलर डॉट जेसन। तो अब आते हैं एंगुलर डॉट जेसन के अंदर, चेक करते हैं कहीं पे सर्व है क्या, एक मिला, दूसरा भी है, नहीं, बस ये है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर ये दिख रहा है ना, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट जो पढ़े हैं, ये क्या है, फिर ऑब्जेक्ट में की लिया जाता है, वही है क्या? ये की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलन बना हुआ है और फिर इसके अंदर में
हमारा बहुत सारा बन रहा है। ये पूरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट जो पढ़े हैं उनको यहाँ दिख रहा होगा कि ये पूरा जो है डेटा जो बना हुआ है वो एक लाइक क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट एंड की के फॉर्म में है। बट एक्चुअली ये पूरा फाइल क्या है, जेसन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जेसन फाइल। ठीक है, तो ये हुआ सर्व। इसके अंदर क्या करेंगे, ये डिटेल को हम लोग डाल दे सकते हैं नया की के साथ। कॉल कर दीजिए। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, उसे रखने के लिए हमें कोई इशू नहीं है। बट ये ध्यान रहे कि एक ऑब्जेक्ट के बाहर ही हम लोग रखेंगे। तो एक काम कर सकते हैं क्या, मान लीजिए हमने यहाँ पे ही रख दिया। जैसे तू बोल कीजिए पोर्ट और कॉमा डालिए। ये वार्निंग क्यों दे रहा है, प्रॉपर्टी ऑप्शन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे एंड हो रहा है ना, ओके ठीक है, ये एरर तो नहीं है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ तक गया, ठीक है। चलिए, जब आप रन कीजिएगा तो अब ये क्या होगा, अभी तो फिलहाल पोर्ट 2 इतना ही पे चलेगा। अगर इसे हम लोग चेंज कर दें, अब जब आप एप्लीकेशन को रन कीजिएगा ना, आपका ये पोर्ट पे एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि अगर हमें सर एप्लीकेशन ये पोर्ट को चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस एंड पोर्ट नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं। मीन्स ऑप्शंस नाम का हम की पास कर देंगे एंड सॉरी ऑप्शंस से हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का हम की रख लिए हैं और उसके अंदर हम लोग पोर्ट को पास कर देंगे। बट ये किसके अंदर रहेगा, ये रहेगा सर्व के अंदर। क्यों, क्योंकि हम लोग कमांड क्या लिखते हैं, ng सर्व, वही ये सर्व को उठाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। कौन सा फोल्डर है, सो ये था आपको angular.json। नेक्स्ट आते हैं karma.config। ये जो है आपको टेस्टिंग में हेल्प करता है, कर्मा। सो इसके बारे में उतना जानने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं उसको। सो karma.config ये टेस्टिंग में आपको हेल्प करेगा, फिलहाल रन दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है, पैकेज लॉक एंड पैकेज डेट जेसन। वेट, इसके पहले कौन है, tsconfig.json। tsconfig क्या कर रहा है, इसमें सारे फोल्डर आपको हेल्प ज़्यादा नहीं है, सारे का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेन जो ज़रूरत है वो मैं बता रहा हूँ। चलिए हो गया, ज़्यादा रन दीजिए। नेक्स्ट आते हैं इस पे, कौन है, पैकेज लॉक एंड पैकेज डॉट जेसन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोनों है। अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं 99% ये पूछेगा ही पूछेगा पैकेज लॉक एंड पैकेज जेसन के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए पैकेज लॉक में, पैकेज जेसन में क्या होता है। तो आप अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, सपोज दैट आपके प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, बूटस्ट्रैप का वर्जन डालिएगा कि कौन सा बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आप अगर आपने पास किया कि बूटस्ट्रैप 4, सपोज दैट हम बूटस्ट्रैप के बारे में मान लीजिए कुछ कोई पता नहीं होगा, ठीक है, हम HTML को लेकर चलते हैं, HTML5 हम यूज कर रहे हैं। सपोज दैट कहीं हमें HTML का या CSS का वर्जन हमें डालना हो, सपोज CSS का ले लेते हैं, तो CSS 3 यूज कर रहे हैं। सपोज दैट कि CSS का 3 पॉइंट कुछ वर्जन ऐसा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कहीं ना कहीं वर्जन डालना पड़ेगा कि CSS का है। तो वो क्या होता है, आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ कि पैकेज डॉट जेसन आपके प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी को कंटेन करेगा। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट में जो जो चीज रिक्वायरमेंट है कि जावास्क्रिप्ट का इस वर्जन को यूज करना है,
टाइप स्क्रिप्ट का इस वर्जन का होना चाहिए, एंगुलर का CLI इतना वर्जन होना चाहिए, मीन्स जो भी रिक्वायर्ड हो, बूटस्ट्रैप का कुछ रिक्वायरमेंट हो, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहेगा। क्लियर? सो पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, वो आपके प्रोजेक्ट के सारे डिपेंडेंसी को कंटेन करता है। ये सारा इंफॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहेगा। अभी आप पैकेज डॉट जेसन में देख रहे हैं क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। फिलहाल हमें बाकी की चीज़ों के बारे में तो पता नहीं है, बट टाइप स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है 4 है, ठीक है, ये हटाइए। एंगुलर CLI तो सबको पता है, आपके सिस्टम में आपको दिखाता है एंगुलर CLI 14 है, 12 है, 15 है, जो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है एंगुलर CLI 14। अगर आप यहाँ से अगर आप 12 कर दीजिएगा ना, तो ये चेंज तो 12 जरूर हो जाएगा, बट हम लोग 2 कमांड हम लोग जानते हैं, हम लोग 2 कमांड हमें पता है। क्या क्या कमांड है इन नोड मॉड्यूल्स के लिए? Install. एक आपको है npm इंस्टॉल और दूसरा है npm अपडेट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप npm इंस्टॉल करते हैं तो ये सारा चीज को वो खुद से इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा, पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 4.7.2 है और मुझे पता है कि अब जो है 4 नहीं अब 5 आ गया है, सपोज दैट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने 5 कर दिया, बट क्या 5 करने से आपका प्रोजेक्ट 5 को सपोर्ट करने लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारा ये क्या किया, इस फाइल में क्या है, इसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कौन कौन क्या होना चाहिए, ये सारे डिपेंडेंसी हर एक का वर्जन यहाँ पे कंटेन कर रहा है, ठीक है। बट आपका प्रोजेक्ट में वो है या नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, उसका कहीं और इंफॉर्मेशन है। सेकंड चीज, आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं या आपने स्टार्ट किया तो क्या बना, हम लोग जो कमांड डालते हैं क्या डालते हैं, ng सर्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि जो भी कमांड होता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आप ng लीजिए, बिल्ड करना है ये लीजिए, यहाँ पे ng के लिए ng लिया जा रहा है, मीन्स सारा जो स्टेप है आपको यहाँ पे डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके जो हम लोग जब लिखते हैं ng सर्व या npm स्टार्ट, जो भी हम लोग करते हैं वो यहीं से वो डिटेक्ट करता है कि उसे करना क्या है। अगर उसने ng सर्व लिया, सपोज दैट आपने ng सर्व दिया, तो ng सर्व में क्या हुआ, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कहाँ से पता चला, ये लाइन से पता चला कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, क्या कर रहा है, ng बिल्ड, तो ng बिल्ड जब करेंगे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड का मतलब उसी बिल्ड को हम लोग डिप्लॉय करते हैं जब हमारा आगे लाइक जब आप लाइव सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब होस्टिंग करते हैं, जो गूगल पे लाइव कर रहे हैं, तो वो ng बिल्ड करने के बाद होता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। बट हमारा मेन मोटो क्या है कि पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, सिंगल लाइन में अगर देखा जाए तो पैकेज डॉट जेसन आपके प्रोजेक्ट के सारे वर्जन्स को कंटेन करेगा, लाइब्रेरी का सारे इंफॉर्मेशन का, मतलब सारे का वर्जन्स को यहाँ पे कंटेन किया जाता है पैकेज डॉट जेसन। क्लियर? सो अब नेक्स्ट आते हैं। सो npm इंस्टॉल हमने किया, ठीक है। जब हमने npm इंस्टॉल किया तो क्या हुआ, नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। बट नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो सारा फाइल आया या फोल्डर आ रहा है वो आया कैसे, npm सर्वर से आया, जो हम लोग एक बार डिस्कस किए थे। जब हम लोग ने एक स्टेप दिया, क्या चीज, npm इंस्टॉल, ठीक है।
क्या हुआ, जब आपने npm इंस्टॉल किया, यहाँ पे हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन बना लिए हैं, ठीक है। जब आपने npm इंस्टॉल किया तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, करेक्ट। जब आप npm इंस्टॉल किए, आपका एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया, बट इसे डेटा मिला कहाँ से, जो भी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो रहा है वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। कुछ ऐसा ही हुआ ना, मीन्स जो भी हमने इंस्टॉल किया, कमांड दिया, वो क्या हुआ, npm इंस्टॉल आपने कमांड दिया, ये गया npm के पास, ये लाया, इसने एंगुलर एप्लीकेशन में वो सारा चीज को इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉलेशन के बाद कौन सा फोल्डर बना, नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स हमारा जनरेट हो गया, बट अब केस ये रहता है कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो जितना भी फोल्डर बन रहा है वो कैसे वो डिसाइड किया कि कौन सा फोल्डर बनाना है और किस वर्जन का लेना है। बात समझ में आया, मीन्स नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारा फोल्डर बन गया। मान लीजिए हम लोग एक फोल्डर ओपन करते हैं, कोई भी देखते हैं कौन सा फोल्डर देखें, चलिए यहाँ एंगुलर नाम का फोल्डर ही है, ये एंगुलर नाम का जो फोल्डर है, या फिर नीचे और होगा, कोई और वैसा जान पहचान का नहीं है क्या, नहीं, और ठीक है, CSS टूल से है। मान लीजिए ये CSS टूल ही इंस्टॉल हुआ, इसे पता कैसे चला कि कौन सा टूल हमें इंस्टॉल करना है। मेन चीज है कि कोई तो होगा जो बता रहा है कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। समझ में आया। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रोजेक्ट का सारा डिटेल, इन सारे वर्जन के बारे में किसके पास इंफॉर्मेशन था, पैकेज.json के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, PACKAGE पैकेज.json जो है, पैकेज.json जो है वो क्या कर रहा है, इसके पास सारा डिटेल है, ठीक है, कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। npm का सर्वर से वो डेटा लेगा, बट उसे कोई बताएगा ना कि हाँ आपको इसका वर्जन 1 करना है, उसका सेकंड करना है, इसका फोर्थ करना है, क्या करना है। तो पैकेज.json के अंदर अगर आप देखिए तो हम लोग के पास क्या है, सारा डिटेल है कि किसका कौन सा करना है। ये क्या करेगा, जब आपने npm इंस्टॉल किया तो ये जाएगा पैकेज.json के पास भी, ठीक है। पैकेज.json से ये डिटेल उठाएगा सारा, तब ये जाएगा npm के पास, और फिर वो npm से ये पूरा डेटा को लाके और नीचे इंस्टॉल करवा देगा। मतलब अगर हम इसको, जब आपने npm इंस्टॉल किया तो ये गया यहाँ पर, ठीक है, ये गया npm के पास। और ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों के बीच में कौन आ गया, ये दोनों के बीच में आ गया PACKAGE पैकेज.json, ठीक है। पैकेज.json बीच में आया, जब आपने npm इंस्टॉल किया, ये बात किया इससे, पैकेज.json के पास गया, वहां से सारा कमांड उठाया, मीन्स कौन कौन वर्जन चाहिए वो उठाया, गया ये npm के पास, npm से सारा डेटा लाया, इंटरनली ये सारा काम होने के बाद, और उसके बाद क्या किया, एंगुलर एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर दिया। समझ में आ गया। अब केस ये होता है, तो ये प्रोसेस जो हुआ किसके हेल्प से, npm इंस्टॉल के हेल्प से हुआ, ये सारा डिटेल को ले लिया। बट सपोज दैट आपके सिस्टम में नोड मॉड्यूल्स आ गया, नोड मॉड्यूल्स आ गया, नोड मॉड्यूल्स में क्या हुआ, जो भी पैकेज.json में था उसके हिसाब से फोल्डर जनरेट हो गया। मतलब आपके पास ये डिपेंडेंसी जो भी था सब आपके लोकल में अवेलेबल है, नोड मॉड्यूल्स में आ गया। लेकिन
जैसे ही नोड मॉड्यूल्स में जो जो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए एंगुलर CLI इंस्टॉल हुआ, ठीक है, एंगुलर CLI जैसे ही आप इसमें इस नोड मॉड्यूल्स में आएगा, वैसे ही क्या होगा, एक फोल्डर और बनेगा, मतलब एक फाइल बनेगा, एक फाइल यहाँ और बनेगा, PACKAGE पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन, ठीक है। मतलब अब देखिए दूसरा फाइल हमारा पैकेज डॉट जेसन क्या किया, ये सिर्फ वर्जन को कंटेन किया है, ठीक है, कि क्या क्या डिपेंडेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये बता रहा है आपको। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि आपके इंटरव्यू के लिए ये है, पढ़ना आपके हाथ में है। तो वही चीज है यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में क्या है, सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको ये है, आप इंस्टॉल करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, आपका प्रोजेक्ट खराब होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लोकल में अवेलेबल है, सपोज दैट मान लीजिए कि हमने कोई चीज को कर लिया, तो उसका कहीं ना कहीं कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना कि हाँ आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। सपोज आपको पांच टास्क दिया गया, तो आपके पास कहीं कंफर्मेशन तो होना चाहिए कि हाँ आपने फर्स्ट टास्क कर लिया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ जो भी है। तो वो क्या होता है, पैकेज लॉक डॉट जेसन कंटेन करता है। सो पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करेगा कि जो भी लाइब्रेरी, ठीक है, आपका इंस्टॉल हो गया है, कहाँ से इंस्टॉल हुआ, पैकेज जेसन के हेल्प से, पैकेज जेसन के पास उसका पास वर्जन था, पैकेज जेसन के हेल्प से इसने नोड मॉड्यूल्स में लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे जैसे ये इंस्टॉल करेगा उसका इंफॉर्मेशन यहाँ ये कंटेन करते चला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब नोड मॉड्यूल्स के पास डेटा आ गया। अब ये क्या किया, नोड मॉड्यूल्स के पास डेटा आया, ये जाएगा यहाँ अपडेट करने, पैकेज लॉग को अपडेट कर देगा। इसको अगर हम लोग नाम लिख दें अपडेट इन्फो, समझ में आ गया। तो जैसे ही आपके नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होगा, पैकेज लॉग को उसका बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करेगा, उस चीज को आप एक तरह समझ सकते हैं कि लॉक का मतलब क्या हुआ, लॉक कर लेना। तो वही पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करेगा, वो अपने में लॉक कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ तक देखा जाए तो पैकेज जेसन क्या किया, उसने सिर्फ हेल्प किया बताने में कि आपको ये रिक्वायरमेंट है तो आपका प्रोजेक्ट वर्क करेगा, नहीं है तो नहीं वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, npm इंस्टॉल करके पैकेज जेसन के हेल्प से ले लिया और वो हमारा नोड मॉड्यूल्स में आ गया। नोड मॉड्यूल से जो जो आया हमने उसको लॉक कर लिया, ठीक है। लॉक कहाँ हुआ, पैकेज लॉक के अंदर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट ये उठता है, अगर कोई भी डिटेल पैकेज डॉट जेसन के अंदर है तो क्या वो आपके प्रोजेक्ट में है या नहीं। सॉरी, अगर आपके पैकेज डॉट जेसन में सपोज दैट मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, सपोज बूटस्ट्रैप का कोई वर्जन डाला हुआ है 4.3.1 कुछ ऐसा है, ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर है। तो अगर ये पैकेज डॉट जेसन में है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, मीन्स हमारे लोकल में इंस्टॉल हो गया है, कुछ ऐसा। Yes, sir. पैकेज डॉट जेसन में अगर है तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि हमारे लोकल में इंस्टॉल हो गया। Yes. ओके Sir. क्या कहेंगे, ओके ठीक है। तो पैकेज लॉक क्या किया, अगर हमने पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से डिसाइड कर लिया तो पैकेज लॉक क्या कर रहा था, वो जब information हमने को रख इंफॉर्मेशन को रख रहा था। तो एक चीज ध्यान रहे, पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लोकल में वो अवेलेबल है, ठीक है। लोकल में अवेलेबल है या नहीं वो पैकेज डॉट जेसन डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन का काम है कि आपको ये बताना है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है बस। सपोज दैट आप कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने, तो प्रोफेसर का काम है कि वो जस्ट आपको ये बता दे कि आपका सिलेबस है, आप सिलेबस को रख रहे हो या फेंक दिए वो मतलब उसका नहीं है। अगले का काम था कि वो जस्ट आपको इंफॉर्मेशन पास करना,
सेम काम यहाँ पैकेज जेसन क्या करेगा, वो रख रहा है डिटेल कि आपका प्रोजेक्ट तभी चलेगा जब ये सारा आपके पास रहेगा। सपोज दैट इसके अंदर इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहें तो मान लीजिए इसमें से कुछ हटा दिए, क्या लगता है प्रोजेक्ट चलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि श्योर है कि जब हम npm इंस्टॉल करेंगे तो श्योर है कि कुछ ना कुछ ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत सारा लाइब्रेरी को ही हटा दिया। जब हमने बहुत सारा हटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा, लोकल में करे या जब हम लाइव कर दें इसे प्रोडक्शन में चला जाए तब ब्रेक करे, बट कहीं ना कहीं वो ब्रेक करेगा क्योंकि हमने वो लाइब्रेरी ही उसका हटा दिया। सो पैकेज डॉट जेसन का काम इतना ही है कि वो जस्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा, बट आपके लोकल में है या नहीं उसका डिसीजन पैकेज डॉट जेसन नहीं करेगा, उसका डिसीजन आपको पैकेज लॉक करेगा। ओके ठीक है। तो पैकेज लॉक क्या कर रहा है, आपका डिसाइड कर रहा है कि आपके सिस्टम में वो अवेलेबल है या नहीं। कैसे हमने डिसाइड किया, अब इसको समझते हैं। जब हमने npm इंस्टॉल किया क्या हुआ, npm सर्वर के पास गया, पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से उसने वो सारा पैकेज को डिसाइड किया कि कौन कौन उसे चाहिए, क्योंकि npm के पास तो बहुत सारा पैकेज है। मान लीजिए आपके एटीएम में बहुत पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को दीजिएगा, जितना जरूरत है उतना ही ट्रांसफर कीजिएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जितना मन है उतना हम करेंगे, नहीं कर सकते हैं। सेम वही npm के पास बहुत सारा पैकेज है, हम उतना ही पैकेज लेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट है। ये डिसाइड कौन किया, पैकेज डॉट जेसन किया, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से हमने डिसाइड करके ले लिया, उसे हमने इंस्टॉल करवा लिया, नोड मॉड्यूल्स में आ गया, नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो गया। लेकिन जैसे जैसे इंस्टॉल हो रहा है नोड मॉड्यूल्स में, मतलब फर्स्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ, अपडेट हुआ, सेकंड लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ, अपडेट हुआ, थर्ड लाइब्रेरी अपडेट, कहाँ पे अपडेट हो रहा है, पैकेज लॉक के अंदर। मतलब तब हम जाके कह सकते हैं कि पैकेज लॉक में जो जो अवेलेबल है, इसका मतलब है कि वो हमारे लोकल में अवेलेबल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसलिए कोई भी लाइब्रेरी हम जो डिसाइड करेंगे कि हमारे लोकल में अवेलेबल है या नहीं, वो पैकेज लॉक के अंदर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे, ठीक है। तो ये केस हुआ। अब आते हैं सेकंड चीज। तो ये काम हुआ किससे, npm इंस्टॉल से। सेकंड कमांड पे आते हैं। तो npm अपडेट क्या करेगा, सो npm अपडेट भी सेम काम करेगा लेकिन थोड़ा सा हटके। ये क्या करेगा, npm अपडेट जब आपने इसको आपने हिट किया कमांड को, npm अपडेट को, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा किसको, सेम चीज पैकेज डॉट जेसन को चेक किया। क्या चेक करेगा कि यहाँ पे आपका बूटस्ट्रैप 4 का वर्जन है, ठीक है, और हो सकता है कि अभी लेटेस्ट मार्केट में बूटस्ट्रैप 5 आ गया, ठीक है, और आपका क्या है, ओल्ड वर्जन चल रहा है 4। ये क्या करेगा, बूटस्ट्रैप का जो 4 वर्जन है, npm अपडेट ऑटोमेटिक इसको 5 कर देगा। समझ में आ गया? अब ये जैसे ही 5 हुआ, क्या पैकेज लॉक के अंदर 5 है फिलहाल? अभी तक तो नहीं है, इसके पास तो 4 ही है अवेलेबल है, क्योंकि पीछे तो ये बूटस्ट्रैप 4.3.1 था, इसके पास अभी 4 है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आपने npm अपडेट किया, ये कंपेयर किया पैकेज जेसन के अंदर जो भी लाइब्रेरी अवेलेबल है, मीन्स पैकेज जेसन में जाते हैं, यहाँ 14 है, फिर नीचे 14 है, 14.2.0, 14, 14, 14, फिर जाते हैं नीचे RxJX 7 पॉइंट है, फिर TS लिव जो है 2 है, फिर जोन में 0 है। ये सबको अपडेट चेक करेगा कि किसी का लेटेस्ट वर्जन आया है क्या। अगर किसी का लेटेस्ट वर्जन आया, कुछ अपडेट आया, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा npm को, कांटेक्ट करेगा npm को, npm से वो अपडेट लेगा लेटेस्ट वर्जन को, उसको अपडेट करेगा यहाँ पैकेज जेसन के अंदर। अब जब यहाँ अपडेट किया, फिर उसको इंस्टॉल कर देगा, और जब ये इंस्टॉल किया तो सिर्फ इंस्टॉलेशन तक तो नहीं रहेगा पेंडिंग। अब क्या करेगा, इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इसमें करेगा क्या, तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बूटस्ट्रैप का 5th वर्जन नंबर को इंस्टॉल कर दिया
और यहाँ पे पैकेज लॉक के अंदर तो पुराना वाला के बारे में ही इंफॉर्मेशन था ना, अब इसको भी ये अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का 5th वर्जन आ गया, अब ये 4th यहाँ से गायब हो गया। तो ये काम करता है npm अपडेट। इसका मतलब क्या हुआ कि npm अपडेट आपको सारा पैकेज को चेक करेगा, जो नहीं है वो इंस्टॉल कर देगा। लेकिन अगर सपोज दैट आपने क्या किया, प्रोजेक्ट आपने शेयर किया किसी को, ठीक है, हमने क्या किया, पैकेज लॉक भी फाइल को शेयर कर दिया आपको। पैकेज लॉक जब आपको शेयर कर दिए तो और आपके पास क्या है, नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर नहीं है, जिससे मान के चलिए कोई फोल्डर मैं ओपन कर दूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, जब हम इसमें अगर npm इंस्टॉल करेंगे या npm अपडेट कोई भी चीज करेंगे तो इंस्टॉलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे पैकेज लॉक पैकेज डॉट जेसन को पकड़ेगा, इसके अंदर वर्जन चेक करेगा, ये सारा को क्या करेगा, चेक करेगा पैकेज लॉक के अंदर है क्या, पैकेज लॉक के अंदर ये दिख रहा है बट ये है या नहीं इसका कोई डिसीजन नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, ये सारा फाइल को जब हम npm अपडेट या npm इंस्टॉल करेंगे, ये सारा इसके यहाँ से डिपेंडेंसी को उठाएगा, हमारे सिस्टम में अपडेट इंस्टॉल करेगा नोड मॉड्यूल्स को, और तब वो पैकेज लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ डाल के अपडेट कर देगा, मतलब हमारे सिस्टम में अब अवेलेबल हो गया। सो अब आते हैं एक चीज, सपोज दैट मुझे प्रोजेक्ट शेयर करना है किसी को, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि पैकेज नोड मॉड्यूल से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या ये सारा फोल्डर को शेयर करना चाहिए बाकी को, पैकेज जेसॉन और पैकेज लॉक ये दोनों में से दोनों को करना चाहिए या किसी एक को भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्या लगता है। पैकेज लॉक डॉट जेसन कब जनरेट होगा, सबसे बड़ा बात यहाँ पर है। सो पैकेज लॉक डॉट जेसन तभी जनरेट होगा जब आप npm इंस्टॉल करते हैं या npm अपडेट कीजिएगा, क्योंकि पैकेज लॉक जेसन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पैकेज लॉक डॉट जेसन सिर्फ वही कर रहा है कि आपके लोकल में क्या अवेलेबल है वो यहाँ अपडेट रख रहा है। सो अगर हमें शेयर करना है किसी को प्रोजेक्ट, तो पैकेज 2 से 3 फोल्डर कंपलसरी होना चाहिए शेयर। एक src नाम का फोल्डर श्योर आप शेयर कर कीजिएगा, सेकंड एंगुलर डॉट जेसन फोल्डर हर हाल में होना चाहिए। देखिए करने के लिए तो आप सारा को कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कौन सा इंपॉर्टेंट है उसे मैं कह रहा हूँ। एंगुलर डॉट जेसन हर हाल में होना चाहिए। नेक्स्ट पैकेज डॉट जेसन हर हाल में ये होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपका जो है वो पैकेज डॉट जेसन पे ही टिका हुआ है। अगर पैकेज डॉट जेसन आपका मिस हो गया तो फिर आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास ही सारा इंफॉर्मेशन है। और पैकेज लॉक को इसे आप शेयर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप जैसे ही npm अपडेट कीजिएगा या npm इंस्टॉल कीजिएगा, पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से हमारा पैकेज लॉक डॉट जेसन बन जाएगा फाइल। क्योंकि पैकेज लॉक क्या कर रहा है, लॉक का मतलब लॉक कर देना, आपके लोकल में जो अवेलेबल है वो इसके अंदर रख देगा। समझ में आ गया, किन्हीं को कोई डाउट तो बताइए। तो इसमें से जो मेन इंटरव्यू पर्पस पे भी देखा जाए तो कौन कौन फोल्डर हैं, एक src हो गया, दूसरा ये एंगुलर डॉट जेसन, तीसरा ये पैकेज जेसन, पैकेज लॉक डॉट जेसन, इतना आपके पास इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम लोग src के अंदर जाएंगे। नो सर। ठीक है, क्लियर सबको। यहाँ पे डिटेल आपको नोट में यहाँ पे डाला हुआ है, ये सब चीज के बारे में मिल जाएगा, यहाँ सारे के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा हमें होना चाहिए कौन नहीं वो। चलिए src के अंदर चलते हैं। अब src पे जब आप src को ओपन करते हैं, जब आप src को ओपन कर रहे हैं क्या मिल रहा है, सबसे पहले मिला ऐप नाम का फोल्डर, ऐप फोल्डर को बाद में हम आएंगे। नेक्स्ट आते हैं एसेट, तो जो भी हम लोग इमेज रख रहे थे या कोई हार्ड कोडेड CSS रख रहे हैं या कुछ भी फाइल वैसा जो हार्ड कोडेड फाइल हो, आप उसको एसेट्स फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया, आप एसेट्स के अंदर रख दीजिए। CSS का आपने फाइल बनाया, आप एसेट्स के अंदर रख सकते हैं। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका कोई गैजेट है या कुछ भी जो आपका फ्यूचर में यूजफुल है,
आप उसको एसेट्स बोल रहे हैं ना, तो आप उसको सारे को इसके अंदर रख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे फोल्डर बना लीजिए, इमेज का रखना है इमेज का फोल्डर बनाइए रख लीजिए, CSS रखना है CSS फोल्डर एक बना के रख लीजिए। ठीक है, तो ये होता है एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट्स। सो इन्वायरमेंट्स में आपको दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है इन्वायरमेंट डॉट prod डॉट ts और एक दिख रहा है इन्वायरमेंट डॉट ts। सो एक्चुअली ये जो इन्वायरमेंट है ये आपको हेल्प करेगा प्रोडक्शन के टाइम में। ठीक है, मीन जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं प्रॉड पर्पस पे, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया हुआ है कि रिप्लेस ड्यूरिंग बिल्ड बाय यूजिंग द फाइल रिप्लेसमेंट एरे। यहाँ पे जब आप ng बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट डॉट ts जो प्रॉड वाला है ये जो ट्रू है यहाँ पे, तो ये आपको क्या होगा वर्क करेगा। मीन्स ये आपको उतना रियल टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगा, जब हम प्रॉड करते हैं तभी। तो हम इस सिंपल कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारा इन्वायरमेंट का डिटेल रहता है। ठीक है, मीन्स हमारा एप्लीकेशन जो है किस इन्वायरमेंट में रन हो रहा है, प्रॉड में हो रहा है, डेवलपमेंट में हो रहा है। मीन जब आप कंपनी लेवल पे काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारा इन्वायरमेंट रहता है बना हुआ, प्रॉड UAT डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल रहता है, तो वही डिटेल यहाँ पे इन्वायरमेंट में आपको कंटेन करता है। एक बार यहाँ पे देख लो इन्वायरमेंट में क्या दे रहा है, ENVI environment. So it contain two file. It contain two file for different environment. You can use this file to store environment specific configuration like database, credential और server address. Means जब आपका अगर लोकल में चला रहे हैं या कल आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो जो भी डिटेल है आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो environment prod.ts ये क्या करेगा फॉर द प्रोडक्शन पर्पस और environment.ts किसके लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। उतना कोई केस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फेविकॉन। फेविकॉन क्या है, जस्ट आपको पता है HTML में ही कि फेव आइकन जो होता है। अब आते हैं index.html। सो एक्चुअली एंगुलर जो है वो आपको एज लाइक HTML या CSS वैसे वर्क नहीं करती है। ठीक है, एंगुलर जो है वर्क करती है डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब क्या हुआ, जो फिक्स नहीं है, जो चेंज हो रहा है, हमें ही नहीं पता है कि चेंज होके क्या होगा नहीं होगा, बट वो चेंजेबल है। तो हमारे पास जो पेज होता है HTML का वो सिर्फ एक होता है index.html। ठीक है, HTML पे आपको कोड जो दिख रहा है बस इतना ही कोड इस पे काफी है, इस ज्यादा कोड का हमें जरूरत नहीं है। इसमें हम बाद में आएंगे कोड पे, फिलहाल हम फाइल को देख रहे हैं। तो हमारे पास जो HTML का फाइल होता है सिर्फ एक फाइल होता है index.html। index.html ही क्या करता है, आपको कंपोनेंट को, फिलहाल कंपोनेंट हटाइए, आपके पेज को लोड कराएगा अपने पे। मीन्स आपका जब आप प्रोजेक्ट को ng सर्व किए या npm स्टार्ट किए, आपका क्या हुआ UI पे index.html पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने किसी भी पेज को रिक्वेस्ट किया तो index.html पे ही वो क्या होगा, वो आएगा प्लस जाएगा। मीन्स आपका index.html बैठा हुआ है, अब जो पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसी पेज पे वो लोड होगा, ये गायब नहीं होगा। लेकिन अगर आप HTML में जाइए, एंकर टैग अगर आप लगाते हैं अगर, तो क्या होता है जब आप क्लिक करते हैं एंकर टैग को तो आपका पेज मूव हो जाता है जिस पेज को रिक्वेस्ट किए हैं। बट यहाँ केस वैसा नहीं है, ये उसी पेज पे रिप्लेसमेंट करेगा, बस उसी पे प्लेस कर देगा। नेक्स्ट आते हैं main.ts। main.ts क्या करता है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जा रहा है आपका, कौन सा सबसे पहले हमारा कौन सा मॉड्यूल लोड होगा, मॉड्यूल वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे क्या है। बट यहाँ पे अगर कहा जाए तो एंट्री पॉइंट हम बोल सकते हैं कि किस फाइल को सबसे पहले लोड कराना है, ये मिलेगा आपको main.ts के अंदर। फिलहाल अभी कंफ्यूजन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग अभी 2-3 बार आएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो main.ts क्या करता है, जस्ट हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट के बारे में डिटेल रखता है। फिर है polyfill.ts। पॉलीफिल क्या करता है इसका मैं भूल गया हूँ, 1 सेकंड देखें यहाँ है क्या है। तो सो पॉलीफिल इट क्या कर रहा है, इट कंटेन्स स्टैंडर्ड कोड यूजफुल फॉर द ब्राउजर स्टेबिलिटी style.css import zone.include 1 सेकंड देखना ऊपर कुछ है क्या। The file include polyfill named by Angular and it's loaded before the app. You can add your own extra polyfill, browser polyfill and application import.
दीज आर द अप्लाइड बिफोर लोडिंग जोन एंड फाइल इंपोर्टेड आफ्टर द जोन। जो चलिए हटाइए, इसका कोई ऐसा कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं style.css। सो स्टाइल क्या होता है, हम लोग जब HTML के केस में थे तो हम लोग को जितना मन करता था उतना स्टाइल बना लेते थे, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको एक मिल जाता है ग्लोबली लेवल पे, ठीक है, और दूसरा मिलता है लोकली। लोकली मतलब जो आप अपने एरिया में से रहे हैं, ग्लोबली मतलब आप पूरे पे राज कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये पूरे प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास HTML फाइल एक है और CSS फाइल हमारे पास एक है। मतलब आपको ग्लोबली लेवल पे दो ही फाइल मिलती है, एक index.html जो ग्लोबली है HTML फाइल, और यहाँ पे आपको हुआ style.css जो ग्लोबली लेवल पे CSS फाइल है। दूसरा कोई भी फाइल नहीं है। अगर आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिएगा एंड अगर आपने किसी के साथ कुछ लिखा है, ये ओवरराइट कर देगा क्योंकि ये ग्लोबली में है। मतलब यहाँ कुछ लिखिएगा वो सब जगह अवेलेबल है, आप किसी को लिख रहे हैं या नहीं, मतलब यहाँ ग्लोबली में अगर है वो सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ग्लोबली का केस होता है। तो हमारे पास दो फाइल है, index.html और style.css। तो इंटरव्यू में जनरली मतलब पूछता है क्या कि ग्लोबली CSS का कौन सा फाइल बनता है। सो style.css हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं test.ts। टेस्ट क्या करता है, ये आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ब्राउजर लिस्ट, ये सब ब्राउजर के बारे में कुछ डिटेल रखेगा। यू कैन सी व्हाट ब्राउजर वाज सिलेक्टेड बाय रनिंग द क्वेरी npm। चलिए यही सबसे हमें नहीं मतलब है। सो टोटल फाइल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है उसमें से हमें इम्पोर्टेंट कौन कौन है उसको ओवरऑल करते हैं। सो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के बाद SRC फोल्डर हमारा इंपॉर्टेंट हुआ। SRC के अंदर जाते हैं तो ऐप नाम का फोल्डर इंपॉर्टेंट, एसेट्स नाम का इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद index.html, उसके बाद main.ts, उसके बाद style.css। ये हुआ ऐप के अंदर। इधर आइए, angular.json, packagelog.json, package.json, ये तीन फाइल, ठीक है। इतना फाइल आपको हर हाल में आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि किसका क्या यूज होता है। धीरे धीरे आपको ये चीज रखना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू में जब जाइएगा ये सब के बारे में पूछता बहुत है। सबसे पहले आपको फोल्डर स्ट्रक्चर ही आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो इतना में कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई फोल्डर के बारे में जिसका नहीं समझे। इधर रहा है आपको main.ts। main.ts फिर से हम लोग आएंगे, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। प्लस ये जितना भी हम लोग प्रोजेक्ट जब करेंगे तो हम आएंगे फिर से, बट ये चीज़ हम लोग फिलहाल जस्ट टेम्प बेसिस पे समझ रहे हैं। तो अब बात ये रहा कि हम लोग कोड लिखते तो हैं, कहाँ पे लिखेंगे। सो कोड लिखने के लिए हमें जाना होगा ऐप फोल्डर के अंदर, और ऐप फोल्डर में आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास इतना सारा फाइल अवेलेबल है पहले से। तो ये जो भी है इसको हम कह सकते हैं क्या, रूट फोल्डर, क्योंकि ऐप नाम से फोल्डर अवेलेबल है जो बाय डिफॉल्ट बना है, तो इसको हम लोग रूट नाम से कह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल और तो इसमें कुछ नहीं बताना चाहिए। एक बार देखता हूँ डॉक्यूमेंट में कि क्या क्या और है तो फिर सो E2E ये होता है इंड टू इंड टेस्टिंग के लिए, इंटीग्रेशन वो टेस्टिंग पर्पस पे होता है। सो नोड मॉड्यूल्स हो गया। नोड मॉड्यूल्स में हमने पढ़ लिया क्या, जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं व्हेन यू डूइंग npm इंस्टॉल क्या हो जाएगा, ऑल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आर इंस्टॉल्ड इनटू दिस फोल्डर ऑन विच एप्लीकेशन में डिपेंड। Node.js क्या करेगा, Node.js create this folder and put all the third party library listed in the package.json। जो भी package.json में आपने नोट डाउन किया है वो सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, the libraries are get bundled to our application and are purely for the development। तो नोड मॉड्यूल्स के बारे में आपको डिफिनेशन लिखना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इंस्टॉल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड which application would be created put all third party library in package.json। यहाँ तक आप डिफिनेशन में इसको ऐड कर ले सकते हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना,
ये क्या है कि आपका जो भी होता है वो सबको एक बंडल बना के नोड मॉड्यूल्स के अंदर रख देगा। जो आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका नीड है। सो ये नोड मॉड्यूल्स। नेक्स्ट एसआरसी। तो एसआरसी क्या करता है? इट इज द मेन फोल्डर वेयर वी विल क्रिएट आवर कंपोनेंट, जहाँ पे हम अपना कंपोनेंट, अभी कंपोनेंट हम नहीं मालूम है, इसको हम कह सकते हैं कि हम HTML फाइल जो बनाएंगे ना, वो हम कंपोनेंट के रूप में बोलते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस इज ए प्लेस वेयर वी विल कीप आवर एप्लीकेशन सोर्स कोड। हम लोग अपना जो भी हम कोड कर रहे हैं उसको हम इसके अंदर ही रखेंगे, एसआरसी के अंदर। सो एसआरसी के अंदर आपको ये सारा दिखा था, जहाँ पे ऐप एसेट्स क्या है, तो एसेट्स में इमेज रख देंगे, जो भी हार्ड कोडेड चीज है, इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट, सब इसके अंदर रख दीजिए। नेक्स्ट है ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर अगर देखा जाए, चलिए ऐप देख ही लेते हैं। ऐप को हम पहले ओपन करते हैं। तो जनरली जब आप प्रोजेक्ट ओपन किए थे, मतलब इंस्टॉल कर रहे थे, आपको वहां पे एक पूछा जा रहा था राउटिंग के बारे में, जहाँ पे हम यस या नो कर रहे थे। एक्चुअली वो केस क्या था, वो इसी फाइल को जनरेट करने के लिए पूछ रहा था कि आपको राउटिंग बनाना है बाय डिफॉल्ट या नहीं। अगर आप वहाँ नो कर देते, आपका ये फाइल जनरेट नहीं होता। ठीक है। राउटिंग क्या होता है, जो हम लोग HTML में एंकर टैग यूज करते हैं, किस लिए? एंकर टैग से क्या होता है? लिंक क्रिएट होता है। ओके, उसका यूज क्या है? लिंक तो क्रिएट हुआ, बट यूज केस क्या है उसका? वन पेज से अनदर पेज से अनदर पेज में जाने के लिए। ठीक है, मतलब हम रिडायरेक्ट नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं। तो HTML के केस में क्या होता है कि आपके पास से एंकर टैग है, जो क्या करेगा, मूव करेगा एक पेज से दूसरे पेज पे। बट एंगुलर में एंकर टैग नहीं होता है, इसके पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, राउटिंग आपको क्या हेल्प करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने में ये हेल्प करता है। सो यही ये आपको बाय डिफॉल्ट पूछता है। पूछने का कारण क्या है, एंगुलर 7 के पहले राउटिंग जनरेट नहीं होता था। ठीक है, हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ता था एंगुलर 7 के पहले। बट एंगुलर 8 के बाद क्या हुआ, वो जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं उसी टाइम वो वार्निंग के तौर पे पूछ लिया जाता है कि अगर आप जनरेट करना चाहते हैं आप जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर राउटिंग। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर कंपोनेंट डॉट CSS। अब जो एक्सटेंशन है, हम एक्सटेंशन के थ्रू जा सकते हैं। सो एक्सटेंशन क्या है इसका, डॉट CSS। एक्सटेंशन क्या है इसका, डॉट CSS। एक्सटेंशन से हम समझ सकते हैं कि हमारा फोल्डर क्या, फाइल क्या है, CSS से रिलेटेड। जो भी CSS लिखना है हम यहाँ पे CSS लिखेंगे। ठीक है, ये ऐप डॉट क्यों लिखा हुआ है उसको इग्नोर कीजिए, जस्ट ये समझिए कि डॉट CSS। नेक्स्ट आते हैं डॉट HTML। मतलब जो भी हम HTML लिखेंगे वो डॉट HTML के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे आपको फाइल है डॉट स्पेक डॉट TS, ये टेस्टिंग पर्पज पे यूज होता है, इसे हम इग्नोर करके चलते हैं। जब आप टेस्टिंग अगर लिख रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, फिलहाल हमें नहीं मतलब है उससे। नेक्स्ट हमारा है ऐप कंपोनेंट डॉट TS। तो जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है हम एंगुलर डॉट ये ऐप कंपोनेंट डॉट TS के अंदर लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम लोग एंगुलर में जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट लिखते हैं, और टाइपस्क्रिप्ट का फाइल बनाने के लिए डॉट TS होता है। नेक्स्ट है ऐप मॉड्यूल डॉट TS। ऐप मॉड्यूल डॉट TS ये भी एक तरह से जावास्क्रिप्ट का फाइल है, बट यहाँ हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, कोड नहीं लिखेंगे। जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हैं, जो भी HTML का फाइल नया बना, उसको यहाँ रजिस्टर करते हैं। इसे बाद में हम समझ जाएंगे कि क्या होता है। बट हमें मेनली जो जरूरत पड़ेगा, ये सारा फाइल में से एक फाइल का जरूरत नहीं रहेगा वैसा अभी फिलहाल, ये स्पेक डॉट TS को। ठीक है, सो ये सारा फाइल आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा कोड लिख के देखेंगे, बट उसके पहले देखते हैं और कुछ है क्या। ये समझ में आ गया, CSS के अंदर CSS लिखेंगे, HTML के अंदर HTML, स्पेक डॉट TS टेस्टिंग पर्पज पे रहता है, ध्यान रहे, और कंपोनेंट डॉट TS आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। जनरली आपको जो यूज होगा, ये 4 फाइल हमेशा यूज होगा। 4 में से एक हटा दीजिए, इसको हम हटा लेते हैं, 3 फाइल। क्लियर, ये दोनों का भी यूज होगा बट उतना ज़्यादा यूज
नहीं है। इसको हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या है, बट मोस्ट ऑफ द केस हमारा जो मैक्सिमम यूज है वो ये 3 फाइल, चौथा छोड़ देना है स्पेक वाले को। तो होता क्या है, जब हम प्रोजेक्ट को डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होता है वो हमारा ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, एक चीज और हम यहाँ से समझ सकते हैं, एंगुलर HTML जब आप फाइल बनाते थे तो वहां पे क्या होता था, हम HTML का फाइल को क्रिएट करते थे, करेक्ट। वहां पे हम HTML फाइल कहते थे उसको, बट यहाँ पे तो अगर आपको 4 पेज बनाना है तो आप क्या करते हैं, कैसे बनता है 4 पेज। अगर हमें 4 पेज क्रिएट करना है, होम, गैलरी, अबाउट, कुछ ऐसा बनाना है तो क्या करते हैं, कितना HTML फाइल बनाना पड़ता है, 4 फाइल बनता है। बट एंगुलर के केस में क्या है, हमें HTML फाइल, यहाँ पे हम फाइल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है कंपोनेंट। ठीक है। जितना चाहिए आप कंपोनेंट जनरेट कीजिए। जैसे ही आप कंपोनेंट जनरेट कीजिएगा आपके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको कुछ फाइल मिल जाएगा इसमें खुद से। कौन सा फाइल मिलेगा, एक HTML का फाइल आपको बन के आ जाएगा खुद से, CSS का फाइल आ जाएगा और एक TS का आ जाएगा। ये 3 फाइल जो है आपको कंपोनेंट के अंदर खुद से बनेगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि वो एक पैकेज है। जैसे ही आपने एक कंपोनेंट क्रिएट किया आपको एक पैकेज के अंदर ये तीनों फाइल बन के खुद देगा, वो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग लिंक भी करते थे, एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल JS, कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से लिंक करके दे देगा आपको। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, हमारे पास जो अभी 3 फाइल है, एक ऐप कंपोनेंट डॉट CSS, दूसरा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, तीसरा ऐप कंपोनेंट डॉट TS। ये तीनों फाइल आपको क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट बन के मिला। इसे हम लोग तो क्रिएट नहीं किए, हम लोग ने तो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और ये हमारा खुद से बन के यहाँ मिल गया। ठीक है। सो ये इसको क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट। अगर आप इसे बंद कीजिए ऐप को, तो ऐप के अंदर देख रहे हैं सारा बंद हो गया जो ओपन था। ठीक है। ये सारा जो फोल्डर है, ये फाइल है, ये सब ऐप के अंदर कंटेन कर रहा है। तो हम लोग आगे चल के क्रिएट करेंगे, आज तो मैं क्रिएट नहीं करूंगा, आगे चल के हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग और क्लियर इसको समझ जाएंगे। सो आपको ये 4-5 फाइल जो हुआ, यहाँ पे हम समझ गए कि क्या है, एक एक लाइन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है सब नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझना इजी होगा। ये नहीं है कि मतलब गूगल से उठा के रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है रॉटिंग। ये क्या करेगा, इट विल कंटेन द पाथ ऑफ द रॉटिंग फंक्शनलिटी। ठीक है। ये ऐप फोल्डर के अंदर ये सब हमें मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। ये एसेट्स हो गया, एसेट्स फोल्डर के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। git इग्नोर ऑलरेडी हम लोग समझ गए, इग्नोर करने के लिए। इन्वायरमेंट वैसा कोई खास नहीं है। फेविकॉन जो होता है, फेविक आइकन, जो फेविक आइकन के लिए index.html ग्लोबल HTML है। karma.config यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। main.ts ये भी आपको क्या है, एंट्री पॉइंट इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर ऐप। ठीक है। नेक्स्ट polyfill.js क्या है, ब्राउजर कॉम्पेटेबिलिटी। style.css ग्लोबली CSS है। test.ts ये भी आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए है। angular.json ये क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को कंटेन करेगा, ये प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है कि क्या क्या उसके अंदर है। पोर्ट कैसे चेंज करेंगे, तो सर्व ऑप्शन के अंदर हम लोग डाल देंगे। नेक्स्ट आपको क्या है, package.json, packagelog.json। सो package.json क्या करेगा, यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, अच्छे से देख लेते हैं। दिस फाइल इज मैंडेटरी फॉर एवरी NPM प्रोजेक्ट। ये फाइल क्या है, कंपलसरी है। इट कंटेन्स बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस एक्सेट्रा। कमांड इच कैन बी यूज्ड। पैकेज.json के अंदर ही आपने देखा था कमांड भी था हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन ऑल द कमांड। ये आपको कमांड को कंटेन करता है। npm build, npm start ये सब था वहाँ पे। इनसाइड द डिपेंडेंसी, वहाँ पे आप अगर जाइए तो डिपेंडेंसी नाम का फोल्डर में थी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। आपको यहाँ दिख रहा है, ये पूरा आपको स्टार्ट का कमांड डाला हुआ है। नीचे आइए डिपेंडेंसी के अंदर, ये डिपेंडेंसी रहा, तो डिपेंडेंसी के अंदर आप देख रहे हैं क्या है, इनसाइड द डिपेंडेंसी इट कंटेनिंग ऑल फाइल रेफरेंस विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है।
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट मे और मे नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन सिस्टम इनसाइड नोड मॉड्यूल्स। हमने वो डिस्कस किया कि अगर नोड मॉड्यूल्स में है तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका ये आपके लोकल सिस्टम में अवेलेबल है ही नहीं, तो वही ये कहा जा रहा है, इट मे बी एंड मे नॉट बी इंस्टॉल्ड इन योर लोकल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें इंस्टॉल करना है तो फॉर इंस्टॉलिंग दिस रेफरेंस पैकेज वी हैव टू रन द कमांड। क्या कमांड रन करेंगे, npm इंस्टॉल और npm अपडेट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पैकेज लॉग क्या करेगा, इट विल कंटेन रेफरेंस ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज इनसाइड नोड मॉड्यूल्स ऑन लोकल सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्या है, लोकल सिस्टम, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो रन कहाँ हो रहा है, लोकल सिस्टम पे रन हो रहा है, इसीलिए लोकल सिस्टम में ये होना कंपलसरी है। नोट, व्हेन वी रन npm इंस्टॉल, जब आप npm इंस्टॉल करते हैं क्या होता है, विद द रेफरेंस ऑफ package.json, package.json को रेफर करेगा, it will install all the required package in the local system and it will update in the package log.json। इंस्टॉल करेगा एंड मीनवाइल वो अपडेट भी कर देगा। कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन package.json will contain reference of required package but package.json log.json will contain the reference of installed package in the local system। मतलब package.json जो है वो क्या कर रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए ये सब रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, बट पैकेज लॉग क्या करेगा, पैकेज लॉग बताएगा कि आपके सिस्टम में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो वो हमें डिसाइड करवाता है। नाउ अगर हमें प्रोजेक्ट शेयर करना है तो हम प्रोजेक्ट शेयर कैसे करेंगे, हाउ टू शेयर प्रोजेक्ट, वी विल शेयर द प्रोजेक्ट, वी विल शेयर ऑल द फाइल एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स एंड पैकेज log.json। ये दोनों को शेयर करने का हमें कोई मतलब नहीं बनता है। आफ्टर दैट वी विल रन कमांड, कौन सा कमांड, npm इंस्टॉल और npm अपडेट इन द प्रोजेक्ट फोल्डर। सबसे बड़ी चीज, हम जो कमांड हिट करेंगे वो कहाँ पे होगा, तो उसे कमांड को हिट करने के लिए ये हमें देखना है कि उस फोल्डर में ये सारा अवेलेबल होना चाहिए, नोड मॉड्यूल्स हो चाहे ना हो। सबसे मेन src package.json, एंगुलर को भी ले लीजिए angular.json, ये तीन फोल्डर कंपलसरी आपके उस फोल्डर में होना चाहिए, तभी आप npm स्टार्ट को या npm इंस्टॉल जो भी कीजिए, npm स्टार्ट नहीं सॉरी, npm इंस्टॉल या अपडेट आप हिट कीजिएगा। विदाउट ये ऐसा नहीं कि कहीं भी है और आपने कमांड को हिट कर दिया, नहीं, ये ध्यान होना चाहिए जहां पे अवेलेबल है उसका एड्रेस आपको लास्ट में, अगर आप cmd में ओपन किए हैं सो लास्ट एड्रेस में वो होना चाहिए जिस फोल्डर में आप हैं। ये चीज ध्यान रहे। नेक्स्ट एंगुलर का आर्किटेक्चर देखते हैं थोड़ा एंड कॉन्सेप्ट। तो एंगुलर जो है वो, एंगुलर जो बन रहा है वो अकेले नहीं बन रहा है, उसमें क्या है, मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स कहाँ पर है, फोल्डर पे आते हैं, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐप module.ts, ये मॉड्यूल कहलाता है। सो मॉड्यूल के हेल्प से बनता है। नेक्स्ट कंपोनेंट, प्रोजेक्ट पे आइए, कंपोनेंट ये सारा दिख रहा है आपको, ये सब के सब प्रोजेक्ट, ये सब के सब क्या है, कंपोनेंट ही है। ऊपर जो राउटिंग है ये भी आपको मॉड्यूल है, मॉड्यूल, कंपोनेंट, टेम्पलेट, मेटा डेटा, डेटा बाइंडिंग, ये सब मिल के आपको एंगुलर क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें सीखने को क्या मिला, हमने ये देखा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है जो भी फोल्डर कंटेन कर रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए नीड है और हमारे लिए नीड नहीं है। तो स्टार्टिंग में अभी आपको इतना ज़्यादा से मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन जो भी हम लोग किए हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस आप इस पे जाइएगा कि कौन कौन फोल्डर का क्या नीड है, समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ दिक्कत होगा शुरू में, उससे कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो रन होगा वो ऐप के अंदर वाले के हेल्प से होगा। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक ज़्यादा नहीं, हम लोग थोड़ा सा कोड लिखेंगे। चलिए, तो हम कहाँ पे लिखेंगे कोड, ये तो ऑलरेडी पता है, ऐप कंपोनेंट.html के अंदर।
index.html में हमें कोड नहीं लिखना है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है। तो कोड लिखते हैं एक नॉर्मल सा। चलिए एक टेबल बना देते हैं। ये क्या दे रहा है, कमेंट क्यों हो रहा है, कहाँ से छूटा? ओके, इसका आया हुआ ये क्यों? ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है UL। टेबल TH, अतः ये टेबल इतना बहुत लंबा बनेगा। एक H1 लिखिए, वेलकम टू एंगुलर। चलिए प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हम लोग ओपन करते हैं प्रोजेक्ट को, चलते हैं लोकल होस्ट पे। अगर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है तभी ये रन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कहाँ पे एरर दिया? लाइन नंबर 52। लाइन नंबर 52। चलिए अब क्या हुआ, आपको यहाँ पे अब आ रहा है जो हम लोग लिखे हैं। मतलब हम कुछ भी अगर ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में लिखिएगा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस H1 पे एक ID लगाते हैं एंड ID को हम लोग पास कर देते हैं H1 एंड इसमें हम लोग CSS लगाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि CSS लिखने के लिए इसी फोल्डर में आपको एक CSS नाम से फाइल बना हुआ है, ऐप कंपोनेंट डॉट CSS। लगाइए, इसमें क्या करेंगे, ID है, इसका मतलब क्या, हैश H1, हैश H1 एंड देते हैं BORDER बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, सेव करते हैं। जब तक नीचे कंपाइल नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट दिखेगा नहीं, ये ध्यान रहे। जैसे ही कंपाइल कंप्लीट होगा आउटपुट दिख जाएगा। आ गया। अब हम एक काम करते हैं, मैं H1 पे, इसी H1 पे मैं कलर लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर। वॉइस ब्रेक हुआ था क्या? स्क्रीन में स्टक हो गया था। बहुत कब से, बहुत देर हो गया क्या? नहीं सर, वो बोले थे जब तक कंपाइल नहीं होगा तब तक ओके ओके, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने कंपोनेंट में अपना CSS लिखा, यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ बॉर्डर बन गया, ग्रीन कलर लगा दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक और CSS होता है लिखने के लिए, वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबली CSS। ठीक है, जो आपको style.css नाम से यहाँ बना हुआ है। तो हमने क्या किया, इस H1 पे बैकग्राउंड कलर लगा दिया। ठीक है, ग्लोबली में। अब देखते हैं क्या होता है। सो अभी जो CSS हम लगा रहे हैं, दो जगह लगाए हैं, एक आपको ऐप कंपोनेंट डॉट CSS में और दूसरा स्टाइल डॉट CSS में। दोनों का बेनिफिट क्या है, हम लोग ने क्या किया, इस पे लगा दिया। अब कहीं पे भी किसी भी पेज पे अगर आपको H1 नाम का कोई रहेगा, ये CSS वहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। देखते हैं ट्राई करके, और कहीं पे देखें, बैकग्राउंड कलर है ना, ठीक है, यहाँ देते हैं ID H1, देखते हैं सेव करके, आ गया। बट ये CSS आया कहाँ से, तो ये CSS ग्लोबली CSS से आया। बट सेम चीज़ को हम चाहें तो हम अपने कंपोनेंट पे लिख सकते हैं। हमने ये देखा कि दोनों CSS पे लिखते हैं, ग्लोबली में एंड लोकली, तो वर्क करता है या नहीं, वो चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो फिलहाल उतना समझ में अभी थोड़ा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्लियर हो जाएगा। सो ये था आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में।
प्लस हम लोग कैसे कोड लिखते हैं क्या, ये सब। तो अब जो है बाकी हम लोग कल देखते हैं कि क्या है, फिर क्या है इसमें। तो जिनका भी अगर सेटअप बचा हुआ है इंस्टॉलेशन का वो देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा।